अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जिप्सम प्रोडक्ट्स फॉर डेंटल कास्ट्स। अब जिप्सम जो है ना, जिसको यूजुअली हम आम तौर पे प्लास्टर ऑफ पेरिस कह रहे होते हैं, जो लेमैन है बेसिकली, तो वो हम डेंटिस्ट्री में यूजुअली कास्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब कास्ट्स क्या है? कास्ट्स बेसिकली आपके इंट्राओरल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका एक रेप्लिका है, जिसको आप इम्प्रेशन लेने के बाद बनाते हैं और उसके बाद आप उसके ऊपर डिफरेंट मतलब अप्लायंसेस बना सकते हैं। कोई क्राउन की फैब्रिकेशन कर सकते हैं, डेंचर्स की फैब्रिकेशन कर सकते हैं, या सिंपल पेशेंट की डेंटिशन को स्टडी कर सकते हैं। तो ये जो कास्ट्स बनती हैं इनको हम जिप्सम मटेरियल से बनाते हैं। अब दो वो चीज़ें बताता है, एक को मॉडल कहता है, एक को डाई कहता है। अगर तो एक पेशेंट के सारे दांतों का या मल्टीपल टीथ का इम्प्रेशन लेके मॉडल बनाया गया है या कास्ट बनाई गई है, तो उसको आप मॉडल कहते हैं। और उसके साथ आपका जो भी सॉफ्ट टिश्यू का स्ट्रक्चर है, जिंजिवा है या फ्रीनम है, वो भी रिकॉर्डेड है, तो उसको आप मॉडल कहेंगे। लेकिन अगर आपने एक दांत का रेप्लिका बनाया है, एक दांत का इम्प्रेशन है और एक दांत के साथ आपने उसका जिप्सम के साथ बनाया है, तो उसको आप डाई कहते हैं। तो ये फ़र्क है मॉडल और डाई में, कि डाई एक दांत का होता है और जो मॉडल है वो यहाँ सारे दांतों का होगा या एटलीस्ट मल्टीपल टीथ्स का होगा। अब इसकी केमिकल फॉर्मेशन क्या है? जो जिप्सम है बेसिकली वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। यानी आप ये समझें कैल्शियम सल्फेट CaSO4 है, उसके साथ दो पानी के मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। अब इसकी ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। 5 टाइप्स के अंदर इसको उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। पहली जो दो आपकी टाइप्स हैं वो डेंटल प्लास्टर्स हैं, और इनको आप सॉफ्ट प्लास्टर भी कहते हैं। जब आप क्लिनिकली यूज़ कर रहे होते हैं तो जनरली इनको सॉफ्ट प्लास्टर कहा जाता है। और जो टाइप 3, 4 और 5 है वो डेंटल स्टोन है, उनको आप हार्ड प्लास्टर भी कहते हैं। तो जो पहली टाइप है, टाइप 1 डेंटल प्लास्टर, इम्प्रेशन आगे उसने लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली इम्प्रेशन मटेरियल है, इम्प्रेशन लेने के काम आती है। तो ये जो है, ये इम्प्रेशन मटेरियल्स के चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे, जैसे जब वो वहाँ पे एक्सप्लेन करेगा बुक जो है। फिर टाइप 2 है डेंटल प्लास्टर, यानी सॉफ्ट प्लास्टर की, जिसके आगे मॉडल लिखा है, यानी उससे मॉडल बनाया जा सकता है। फिर टाइप 3 है डेंटल स्टोन, यानी हार्ड प्लास्टर, डाई और मॉडल उसके आगे लिखा है, दोनों चीज़ें बनाई जा सकती हैं। फिर डेंटल स्टोन टाइप 4 है डाई, हाई स्ट्रेंथ और लो एक्सपेंशन। और टाइप 5 है डेंटल स्टोन डाई, हाई स्ट्रेंथ और हाई एक्सपेंशन। अब ये बेसिकली तो आपको वर्ड टू वर्ड आपको याद होनी चाहिए कि टाइप, जो पांचों टाइप्स हैं ये क्या हैं। और जो बेसिक डिफरेंस आपको मैं बता देता हूँ टाइप 2 और टाइप 3 में, ये है कि जो टाइप 2 है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी इन्फीरियर है एज़ कम्पेयर टू टाइप 3, 4 और 5। और वो जो है, यानी टाइप जो डेंटल स्टोन है बेसिकली वो आपका मास्टर कास्ट बनाने के लिए यूज़ होता है, यानी जिसके ऊपर आपने फैब्रिकेशंस करनी है किसी डिवाइस की। जबकि जो प्लास्टर है वो आपका सिंपल स्टडी के लिए यूज़ होगा, कि आपने कोई ऑब्जर्व करना है कि उसकी ओक्लूजन कैसी है, उसकी डेंटिशन क्या है, तो आप यूजुअली प्लास्टर यूज़ करते हैं। अब जो कास्ट हम बना रहे हैं जिस मटेरियल से, उसकी रिक्वायरमेंट्स, दो बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली ये है कि आपका जो मटेरियल है उसकी एडिक्वेट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, यानी वो एडिक्वेटली हार्ड होना चाहिए, और अपनी शेप वगैरह जो भी उसका है, जब एक दफ़ा वो सेट हो जाए तो वो मेंटेन करके रखे, ताकि आपने उसके ऊपर कोई जो भी चीज़ वैक्स की कार्विंग करनी है या कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपने उसके ऊपर लगानी है, तो उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी रहनी चाहिए, और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इतनी होनी चाहिए कि वो उसको जो भी उसके ऊपर मैकेनिकल फोर्सेस वगैरह लगेंगी वो उसको बर्दाश्त करते हुए अपनी शेप को मेंटेन रखे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें डायमेंशनल एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी जब आपने अज्यूम करें कि आपने इंप्रेशन लिया एक्यूरेट और उससे आपने कास्ट बनाई, तो वो कास्ट बनने के बाद जो साइज़ आपके इंट्राओरल स्ट्रक्चर्स का इंप्रेशन ने रिकॉर्ड किया था, उसी साइज़ के ऊपर उसको होना चाहिए। और ड्यूरिंग सेटिंग भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा डायमेंशनल चेंजेस नहीं आने चाहिए, और ड्यूरिंग स्टोरेज भी उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए। अगर ड्यूरिंग स्टोरेज फॉर एग्जांपल आपने एक इंप्रेशन लिया, आज आपने उसकी एक कास्ट बना ली और आपने उसको रख दिया,
अब 2 या 3 दिन के बाद आपने उसको लिया और उसके ऊपर आपने अपना एक क्राउन प्रिपेयर करना है या जो भी करना है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि जितनी देर भी आपने उसको स्टोरेज में रखा है या 3 दिन 4 दिन आपने रखा है उसको, उस पर काम नहीं किया, तो उसकी जो भी डायमेंशंस थी वो स्टेबल रहनी चाहिए। ये ना हो कि वो कुछ पड़े पड़े ही उसके अंदर कोई 2 3 4 मिलीमीटर का फ़र्क आ जाए, या वो कंट्रैक्ट कर जाए या वो एक्सपेंड कर जाए, ताकि इवेंचुअली ये हो कि जो आपकी डिवाइस जो भी या क्राउन बना है वो इंट्रा ओरली जब आप लगाएं तो उसकी फिटिंग ही ना आ रही हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका डायमेंशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसकी। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ वो बताता है कि जब आप उसको पोर कर रहे हैं, इम्प्रेशन के अंदर डाल रहे हैं, तब वो फ्लूइड यानी लिक्विड कंडीशन के अंदर होना चाहिए, और थोड़ी देर के बाद वो सेट होना शुरू होगा तो वो हार्ड हो जाए, और फिर हार्ड होने के बाद वो इस तरह से इतनी उसकी यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हों कि जब आप उसको बाहर निकाल रहे हो इम्प्रेशन से तो भी वो ना टूटे, और जब उसके ऊपर कोई काम हो रहा है तो भी उसके अंदर कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। और दूसरा, हमने जिस तरह पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जितना लो कांटेक्ट एंगल होगा दो सरफेसेस के दरमियान में, उतना उनके वेटिंग ज़्यादा होगी और उतना उनका अच्छा होगा एडहेसिवनेस, जिसको हमने एडहेसिव के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि जो दो मटेरियल्स के दरमियान में जितना कांटेक्ट एंगल कम होगा, उतनी वेटिंग ज़्यादा होगी, और उतनी ही दोनों के दरमियान में, क्योंकि आप समझे कम स्पेस होगी, तो उतनी ही आपके इम्प्रेशन की जो रेप्लिका बनना है कास्ट पे वो उतना एक्यूरेट होगा। तो ये इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद इसकी कंपोजिशन। अच्छा, कंपोजिशन ये है कि जब जिप्सम जो डेंटल मटेरियल्स में यूज़ होता है उसको बनाते हैं, तो उसमें से कुछ जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जैसे हमने पहले देखा है कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, तो उसको ये कुछ वाटर को रिमूव कर देते हैं। जो इसने यहाँ फार्मूला में लिखा है कि आपके पास कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट था, आपने उसमें से वाटर रिमूव कर दिया है, और जो स्ट्रक्चर पीछे बचा है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूले को समझने के लिए आप ये ज़हन में रखें कि ये जो यहाँ पे उसने लिखा है ना कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये 2 के बाद आप ब्रैकेट लगा दें। जो पहला तो उसने 2 लिखा हुआ है ना, इसके बाद ब्रैकेट लगा लें, यानी इसका मतलब ये है कि 2 मॉलिक्यूल हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के। वरना इस तरह से ये लगता है कि 2CaSO4 2H2O, के 2CaSO4 है और 2H2O है, ऐसे नहीं है। ये 2 के बाद ब्रैकेट है और आगे सारे स्ट्रक्चर के साथ वो 2 लगा हुआ है, यानी 4 टोटल वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। फिर आपने 3 वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दिए, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का मतलब ये है कि आप ये समझें कि एक CaSO4 के साथ अब पहले 2 वाटर के मॉलिक्यूल से अब हाफ वाटर का मॉलिक्यूल होगा। तो हाफ वाटर के मॉलिक्यूल्स की जगह उसने इस तरह शो किया है कि CaSO4 2 हों तो उनके साथ एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा, तो इसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इस यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की जो कंपोजिशन है, इसमें ये आपको अवेलेबल मार्केट से मिलेगा, और जब आप इसको यूज़ करने लगेंगे तो आप इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। जब वाटर ऐड करेंगे तो ये दोबारा से ये रिएक्शन ऑपोजिट चलेगा, और आप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से डाइहाइड्रेट बना लेंगे, और वो आप फिर अपने जो भी उसकी कास्ट वगैरह बननी होगी वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से ही बनेगी। फिर वो बताता है कि जो आपका डेंटल प्लास्टर और डेंटल स्टोन है ना, इन दोनों की जो फॉर्मेशन है ना, बनाने का तरीका है, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से जो हेमीहाइड्रेट बन रहा है, वो बनाने का तरीका डिफरेंट है, जिसकी वजह से दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होंगी। तो पहले जो है वो है डेंटल प्लास्टर, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, और जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा इन्फीरियर है एज़ कम्पेयर टू डेंटल स्टोन। तो जो डेंटल प्लास्टर है उसमें से जब हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव करना है तो उसको हम हीट करते हैं 120 डिग्रीज़ पे, और इससे जो है वो पार्ट ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होता है, डाइहाइड्रेट से हेमीहाइड्रेट बनता है, और अ, आपके पास प्लास्टर की जो मार्केट में अवेलेबल फॉर्म है वो बन जाती है। अब इस प्रोसीजर से जब आपका हेमीहाइड्रेट बनता है तो वो इर्रेगुलर होता है और पोरस होता है, और इसको बीटा हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं कैल्सिनेशन, यानी जो आप वाटर रिमूव कर रहे हैं उसमें से इसको आप कहेंगे कैल्सिनेशन। तो इसमें इस ओवरऑल प्रोसीजर में जिसमें सिर्फ हीट कर रहे हैं, इसको हम ड्राई कैल्सिनेशन कहते हैं, यानी डेंटल प्लास्टर जिस प्रोसीजर से बन रहा है
वो ड्राई कैल्सिनेशन है। दूसरी बात इस तरह भी कह सकते हैं, यानी जब आप ड्राई कैल्सिनेशन से जिप्सम बनाएंगे तो वो बीटा हेमीहाइड्रेट पार्टिकल्स में बनेगा। साथ ही वो बताता है अगर आप ओवर हीट कर देते हैं तो फिर एक्सेस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा और आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्राइट होगा, यानी सिर्फ CaSO4 जिसके साथ कोई वाटर अटैच नहीं है। और अगर आप अंडर हीट करते हैं, यानी जितनी रिक्वायर्ड है आपको बीटा हेमीहाइड्रेट बनाने के लिए टाइमिंग और हीट, वो नहीं आप देंगे तो फिर आपका जो रेजिडुअल डाईहाइड्रेट है वो ज़्यादा एक्सेस में रह जाएगा। तो दोनों ही जो हैं, यानी एक्सेस में वाटर रह जाए डाईहाइड्रेट या एनहाइड्राइट बना दें आप, तो दोनों ही जो हैं उसके जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए मतलब उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्फीरियर कर देते हैं। अब फिर सेकेंडली जो डेंटल स्टोन है उसको उसकी जो बनाने का तरीका है उसको हम वेट कैल्सिनेशन कहते हैं। अब उसको बनाने के दो तरीके वो बताता है। पहला ये है कि जिप्सम को हीट करेंगे 125 डिग्रीज अंडर स्टीम प्रेशर इन एन ऑटोक्लेव, यानी इसके अंदर आप मॉइस्चर ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए इसको वेट कैल्सिनेशन कहा जाता है। तो वो कहता है जब इस प्रोसीजर से आप हेमीहाइड्रेट बनाते हैं तो वो मोर रेगुलर और लेस पोरस होता है, यानी कि जब आपने ड्राई कैल्सिनेशन की थी तो वो पोरस और इर्रेगुलर बना था, जैसे उसने यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है। ये 235 टाइम जूम करके उसने इमेज ली हुई है, तो आप देख सकते हैं जो अल्फा हेमीहाइड्रेट है वो ज़्यादा रेगुलर है और लेस पोरस है एज़ कम्पेयर टू बीटा हेमीहाइड्रेट। तो ये जो वेट कैल्सिनेशन से जो अंडर स्टीम प्रेशर बन रहा है आपका जिप्सम, ये अल्फा हेमीहाइड्रेट कहलाता है। और जो डेंटल स्टोन या अल्फा हेमीहाइड्रेट बनाने का दूसरा तरीका है वो ये है कि आप जिप्सम को बॉयल करते हैं एक सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड है वो कहता है। तो इससे भी आपकी अल्फा हेमीहाइड्रेट बनता है, लेकिन उसमें इवन लेस पोरोसिटी होती है वो कह रहा। और फाइनली वो कंपोजिशन में ये बताता है कि जब मैन्युफैक्चरर्स डेंटल स्टोन या डेंटल प्लास्टर बनाते हैं तो स्टोन के अंदर यूजुअली वो एक कलर्ड डाई ऐड कर देते हैं जो यूजुअली येलो होती है, ताकि ये इजीली डिफरेंशिएट हो सके कि ये डेंटल स्टोन है। और डेंटल प्लास्टर जो है वो यूजुअली वाइट होता है, और जो स्टोन है उसके अंदर यूजुअली एक येलो कलर की डाई इनकॉर्पोरेट कर देते हैं ताकि वो कलर से डिफरेंशिएट हो सके। वैसे जो स्टोन है वो भी वाइट कलर में अवेलेबल होता है। इसके बाद है मैनिपुलेशन और सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी जो मैनिपुलेशन है वो हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे एक अलग वीडियो में। तो बेसिकली हमें पता है कि हमें जिस फॉर्म में हमें जिप्सम मिला है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। हमने उसके अंदर वाटर ऐड करना है और उसको डाईहाइड्रेट में वापस कन्वर्ट करना है। तो आसान लफ्ज़ों में ये है कि जिस जो पाउडर हमें मिल रहा है जिप्सम का उसको हमने वाटर के साथ मिक्स करना है, और उससे हमारा वर्केबल जो मिक्स है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स अचीव करता हुआ जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो बना देगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने पाउडर के साथ हमने कितना वाटर यूज़ करना है। तो सबसे पहले वो बताता है कि थियोरेटिकल ये रेशियो कितनी है। यानी अगर सिंपल आप बात करेंगे जो जिप्सम है और उसके साथ कितना पानी लगे तो सारा जो हेमीहाइड्रेट है वो डाईहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो कहता है कि रेशियो इज़ ओनली 0.186। इसका मतलब ये है कि अगर 100 ग्राम्स का आपके पास जिप्सम का पाउडर है तो 18.6 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है उस सारे को हेमीहाइड्रेट को डाईहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन इतना थोड़ा वाटर अगर यूज़ करें तो वो कहता है कि बहुत ड्राई मिक्स बनता है और वो वर्केबल नहीं होता। तो इसको ओवरकम करने के लिए वाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा की जाती है। अब हमने पीछे पढ़ी है कैल्सिनेशन प्रोसेसेस के प्लास्टर और स्टोन को बनाने के लिए प्रोसेसेस डिफरेंट हैं, और उसमें हमने ये भी देखा है कि जो बीटा हेमीहाइड्रेट बनता है वो ज़्यादा पोरस होता है एज़ कम्पेयर टू अल्फा हेमीहाइड्रेट। तो इसी को देखते हुए हम जो डेंटल स्टोन है और डेंटल प्लास्टर है उनकी जो वाटर टू पाउडर रेशियो है वो हमने डिफरेंट रखी हुई है। तो जो स्टोन है हमारा उसकी हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो 0.3 है, यानी 100 ग्राम्स ऑफ जिप्सम के पाउडर को 30 ml का वाटर चाहिए। और जो डेंटल प्लास्टर है
उसको 0.55 रेशियो रिक्वायर्ड है, यानी 100 ग्राम्स के पाउडर को 55 ml वाटर रिक्वायर्ड है एक अच्छा वर्केबल मिक्स बनाने के लिए। तो दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि क्योंकि यानी एक लिंक कह लें, कोरिलेशन कह लें कि क्योंकि जिप्सम जो है वो प्लास्टर जो है उसमें ज़्यादा पानी यूज़ किया जा रहा है उसको बनाने के लिए, जो उसके अंदर जो पोरोसिटीज़ है उसको कवर करता है, तो ओवरऑल उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इन्फीरियर होंगी एज़ कम्पेयर टू डेंटल स्टोन। फिर वो बताता है कि जब आप जिप्सम को मिक्स कर रहे होते हैं वाटर के साथ, तो इसमें बड़े चांसेस होते हैं कि आप उसके अंदर ड्यूरिंग मिक्सिंग एयर इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो उसकी वजह से एयर पोरोसिटीज़ डेवलप हो जाती हैं, जो आप समझें कि फर्दर जो आपका ओवरऑल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अफेक्ट करेंगी। तो उसको ठीक करने के लिए वो 2 तरीके बताता है। एक तो वो ये कहता है कि जब आप मिक्स कर रहे होते हैं तो उसमें वाइब्रेशंस इनकॉर्पोरेट करते हैं। उसमें 2 तरीके हैं, या तो आप उसको टैप करते रहें, या फिर उसके एक मशीन मिलती है, वाइब्रेटिंग मशीन, उसके ऊपर रख के आप अपना बाउल जो है ना फिर उसको मिक्स करें। तो जो सारे एयर बबल्स उसके अंदर होते हैं वो सरफेस पे आके बाहर निकल जाते हैं और आपके मिक्स के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं होते। और दूसरा तरीका ये है कि आप मैकेनिक जो मिक्स कर रहे हैं वो आप अंडर वैक्यूम मिक्स करें। फिर वो मिक्सिंग का तरीका बताता है, वो बहुत सिंपल है, उसमें उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्लीन आपके पास रबर बाउल होना चाहिए और एक आपके पास स्टिफ स्पैचुला होना चाहिए जिससे आपने मिक्स करना है। बाउल बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, उसमें कोई पहले से कोई रेजिडुअल पहले किए हुए मिक्स प्लास्टर का कोई कंपोनेंट या पार्ट बाकी नहीं रहा होना चाहिए। तो आप सिंपली उसके अंदर वो कहता है कि पहले पानी ऐड करते हैं जितना भी आपने मेजर किया हुआ है, और उसके ऊपर अपना रिक्वायर्ड पाउडर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ओवर द पीरियड ऑफ 10 सेकंड्स आप ऐड करते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टोन मिक्स कर रहे हैं 100 ग्राम्स का ही, तो आप पहले उसके अंदर 30 ml पानी रख लेंगे, फिर जो 100 ग्राम पाउडर होगा उसको विद ओवर अ पीरियड ऑफ 10 सेकंड्स ऐड करेंगे। फिर उसको अगले 20 सेकंड्स के लिए अंदर सोक होने देंगे, थोड़ा-सा वेट करेंगे मिक्सिंग से पहले। उसके बाद आप सर्कुलर मोशंस के अंदर उसको मिक्स करते जाएँगे और वो आहिस्ता-आहिस्ता सेटिंग उसकी इंक्रीज़ होगी, तो वो थोड़ा-सा हार्ड होना शुरू होगा और फिर आप उसको अ, अपने इम्प्रेशन के अंदर पोर कर लेंगे। फिर वो बताता है कि जब जैसे उसने पहले बताया कि आपने जब जिप्सम पोर करना है तो आइडियली वो फ्लूइड कंडीशन के अंदर होना चाहिए कि वो आपके इम्प्रेशन के अंदर फ्लो कर जाए, और फिर विद टाइम जब वो सेट होता जाएगा तो हार्ड हो जाए और इतनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी बन जाए कि जब आप उसको इम्प्रेशन से बाहर निकाल रहे हों तो वो ब्रेक ना हो। तो जो फ्लूइडिटी है उसकी वो इम्पोर्टेंट है, और उसको टेस्ट करने के वो तरीके बताता है यहाँ पे। तो जो हमारे पास टाइप 1 और 2 है यानी डेंटल प्लास्टर है, उसकी फ्लूइडिटी चेक करने का तरीका है स्लम्प टेस्ट। अब स्लम्प टेस्ट उसने यहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। होता ये है कि आपके पास एक कोन शेप्ड मटेरियल होता है। आप यहाँ पे उसने कहा है ग्लास स्लैब के ऊपर उस कोन को रखेंगे और उस कोन के ऊपर से आप जिप्सम जो है ना उसको मिक्स करके तो उसके अंदर डाल देंगे। और वो बताता है कि 2 टू 3 मिनट्स का पोरिंग टाइम जो है वो डिटरमिन किया हुआ है मैन्युफैक्चरर्स ने इसके लिए। यानी आपने जब मिक्स करना शुरू किया है तो उससे 2 टू 3 मिनट्स गुजरने के बाद जितनी सेटिंग हो गई होगी उसको आप अपने कोन के अंदर डाल देंगे, और कोन के अंदर डालने के बाद आप कोन फिल अप कर लेंगे, और उसके बाद आप जो है ना वो कोन उठा देंगे ऊपर से, और आप ये देखेंगे कि आपका जो अंदर मटेरियल था जिप्सम का वो कितना फ्लो करता है, यानी कितना वो कोन की शेप मेंटेन रखता है, या जो है वो अ, यानी फ्लो कर जाता है इधर-उधर स्लिप होके, तो है यानी अपनी शेप मेंटेन नहीं रखता। तो जो बॉटम ऑफ द कोन होगा वो एक डायामीटर होगा और एक टॉप ऑफ द कोन पे जो होगा वो डायामीटर होगा। तो जो इनका एवरेज आएगा मेजर और माइनर डायामीटर्स का वो आपकी फ्लूइडिटी को डिफाइन करेगा। और जो आपकी टाइप्स 3, 4, 5 है यानी डेंटल स्टोन है, उनके लिए जो आपका फ्लूइडिटी डिटरमिन करने का टेस्ट है वो है कोर पेनिट्रेशन टेस्ट। तो वो भी बेसिकली सिंपल है, उसमें ये है कि आपने मटेरियल मिक्स करना है, और 3 मिनट जब गुज़र जाएँ आपके मिक्सिंग को स्टार्ट किए हुए, तो उसके बाद आपने एक नोन लोड के अंडर अपने जो मिक्स है उसको डालना है,
15 सेकंड्स के लिए, और जितना वो लोड उस जिप्सम को पेनिट्रेट कर लेगा वो उसकी फ्लूइडिटी को डिटरमिन करेगा। तो ये 2 टेस्ट हैं, एक जो प्लास्टर है उसके लिए आपका स्लम्प टेस्ट है, और जो स्टोन है उसके लिए आपका कोर पेनिट्रेशन टेस्ट है।